मैं कुछ भी नहीं थी, मिली जब से तुमसे मुझे ज़िंदगी मिल गई। तेरी रोशनी की नज़र जो पड़ी तो मेरी हर खुशी खिल गई। तू मेरा क्या है, कैसे बताऊं तुझे, मैं बस तेरी हूँ, इतना पता है मुझे। मोहब्बत का मेरी ये पहला सफ़र है, ज़मीं से फलक चाहिए, जो नींदें उड़ा दे न सोने दे मुझको, वो मीठी तड़प चाहिए। उम्र भर निभाएगी जो साथ मेरा, बस एक धड़क चाहिए, बस एक धड़क चाहिए, बस एक धड़क चाहिए। व्हाट अ खूबसूरत सॉन्ग, जस्ट लाइक मरहमी सा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा, मोहब्बत पलों में मेरे साथ। द गैंगस्टर सागा के पिछले एपिसोड में हमने क्या जाना और क्या सुना था। सुबह हुई थी और अमाल की जो आंखें हैं वो जल्दी खुल गई थी। रात भर वो पता नहीं सोई भी थी कि नहीं सोई थी। जब उसने सुबह अपनी कविशा पर नज़र डाली तो बाल उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। बालों को ज़रा उसके चेहरे से हटा दिया था और वो स्नान लेने चली गई थी। स्नान लेकर आई तो अपनी जगह बैठकर वो अपने बाबा की डायरी पढ़ने लगी थी। बाबा की डायरी पढ़ते वक्त कुछ पलों ने दस्तक दी थी दिल पर, और वो दस्तक जो थी वो बाहर आई थी आँखों के पानी से। वो पानी चेहरे पर गिरा था। किसके? कविशा के। उसकी आंखें खुल गई थी, उठकर बैठ गई थी वो अमाल की गोद में। और फिर वही 2-4 प्यारी बातें हुई थी। हाँ, और कविशा स्नान लेने चली गई थी। स्नान लेकर आई थी तो अमाल ने आज बहुत दिनों बाद अपने नाम का सिंदूर चुटकी में लिए कविशा की मांग में भर दिया था। जाकर कविशा ने प्रार्थना की थी, आरती की थी, पूजा की थी, और फिर सबको चरणामृत देते हुए वो बेकरी पर निकल गई थी। निकली तो अमाल भी उदय के साथ थी। कहीं मॉम से जो बातें करनी थी वो अमाल कर चुकी थी। कविशा का आज दिल नहीं लग रहा था। माँ से बात कर ली तो भी दिल भारी। अब उसने अमाल से बात की, थोड़ा हल्का हुआ दिल। वक्त आगे गया तो फिर दिल हल्का से भारी की तरफ बढ़ गया। फिर उसने उदय को कॉल लगाया। उदय से बात करते हुए उसके कानों में ज़रा गोलियों की आवाज़ गूंजी और फट से उसने अपनी कार निकाली और निकल पड़ी। यही तो पिछला एपिसोड था। चलिए अगले एपिसोड में चलते हैं। थोड़ा सा ये वही गिरोह था जिस गिरोह से कुछ दिन पहले मुठभेड़ की थी। मुठभेड़ तो लेकिन अमाल की किसी के साथ अभी हुई नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ उसने ज़बान से ही तो बात की थी। ज़बान से बात करने का इतना बड़ा असर होता है क्या? लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि वो गिरोह नहीं था, ये अलग गिरोह था। इनके लोग अलग थे, चेहरे अलग थे। ये कौन है उदय? बॉस, मैं नहीं जानता। अपने आप को गोलियों से बचाते हुए, अपनी गन को ताने हुए उदय ने अमाल की बात का जवाब दिया था। इन लोगों ने हम पर हमला क्यों किया? बॉस, कुछ कोई आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन इन्हें कैसे पता कि हम इसी रास्ते से जाएंगे? ये दोनों बातें कर रहे थे अपनी, और कानों में गोलियों की आवाज़ धड़ाधड़ आ रही थी, जो आप बैकग्राउंड में इमेजिन कर सकते हैं। अपनी स्कॉर्पियो का सहारा लिए अमाल और उदय एक एक टायर पर थे। बात को बीच में तोड़कर वो जरा गर्दन बाहर निकालती तो गोलियां इस तरफ पड़ती। ये बहुत लोग हैं उदय, ये बहुत लोग हैं, और हमारे पास गोलियां कम हैं। बॉस, इन्हें तो इन्हीं गोली से मारेंगे। हाँ, तूने ठीक कहा। फिर उदय ने भी अपनी गन तानी और अमाल ने भी अपनी गन तानी। ज़रा निशाना लगा दिया और 2 लोगों को ढेर कर दिया। जब 2 लोग सामने वाले के गिरोह से ढेर हो गए तो वो आग बबूला हो गए और जो गोलियां धड़ाधड़ बरसाने लगे थे। यहाँ कविशा का दिल जैसे बाहर आ रहा था। वो बहुत तेज अपनी गाड़ी चला रही थी और बस उदय के बताए हुए जगह पर वो चल पड़ी थी।
काका यहाँ आराम से बैठकर मॉम से बातें कर रहे थे। मॉम की तबीयत आज भी ज़रा नासाज थी। तभी दो फरियादी आ गए थे मॉम से मिलने के लिए। तो एक दासी ने आकर मॉम से कहा, ठीक है, तू उन्हें बिठा, मैं आती हूँ। मॉम ने ये कहा, दासी वापस लौट गई और वो दो फरियादी जाकर बैठ गए थे। मॉम का वो था ना सिंहासन, हाँ वहीं। ये सब छोड़ क्यों नहीं देती हो? काका ने भवें सिकोड़ते हुए कहा था। क्यों छोड़ दूँ मैं भाई साहब, मदद हो जाती है किसी की, क्या बुराई है। और वैसे भी कुछ लोगों को उनकी औकात याद दिलानी पड़ती है। जब मॉम ने ये बात कही तो काका को लगा वो उन्हीं के लिए कह रही हैं। हाँ हाँ बस करो, उम्र हो गई है अब तुम्हारी भी। उम्र तो मेरी बाद में होगी भाई साहब, बस एक काम तो पूरा करना है। उसके कर जाने के बाद अगर आप ये लाइन कहेंगे तो अच्छी बात है। मॉम ज़रा अपनी बात पर मुस्कुरा दी थी और वही मुस्कुराहट फॉलो कर ली थी काका के होठों ने। तभी एक दास आकर इन्हें चाय दे गया था। मैं चाय बाद में पीऊँगी, पहले ज़रा मिलाऊँ उनसे। मॉम ने ये कहा, अपने कदम उठाए और फिर अपनी सभा घर की तरफ कर दिए थे। वहाँ गोलियाँ बरसी जा रही थी। अभी दो लोगों को ढेर किया था, वो संख्या ज़रा बढ़ गई थी। हाँ उदय, तू मुझे कवर कर, गाड़ी के पीछे से बुलेट निकालनी है। ओके बॉस। इसी तरह अमाल बुलेट निकालने में कामयाब हो जाती है। उसने मैगज़ीन को रीलोड किया था, कस के मार के, और फिर से तान दी थी बंदूक अपनी। तानते ही एक और को उड़ा दिया था। यहाँ कविशा की गाड़ी में ये आवाज़ें गूंजने लगी थी। गोलियाँ, गोलियाँ कहाँ चल रही हैं? बस कविशा ने अपनी कार की स्टीयरिंग को राइट तरफ जल्दी जल्दी घुमा दिया और फिर उसी जगह पहुंच गई थी। थोड़ी ही दूर गाड़ी खड़ी कर कर वो गाड़ी से निकल आई थी और भागने लगी थी। अमाल, अमाल उसकी नज़रों के सामने आ गई थी और उसने कसकर अपनी अमाल को बुला लिया था। अमाल की नज़र और गर्दन एक साथ पलटी और कविशा पर पड़ी। कवि, कवि, कवि यहाँ क्या कर रही है? वो बॉस भाभी का फ़ोन आया था। उदय के बच्चे। कवि को देखकर परेशान हो गई थी अमाल और वो खड़ी हो गई थी। जैसे ही वो स्कॉर्पियो के पीछे से खड़ी हुई, एक बुलेट बहुत तेज़ी में आई और पलक झपकते ही अमाल के कंधे में आकर लग गई। चीख पड़ी थी कविशा अमाल का नाम लिए। उसके कदम जैसे धरती को टच ही नहीं कर रहे थे। भागी थी वो तो अच्छी बात थी कि एक भी बुलेट आकर कविशा को टच नहीं हुई थी, लेकिन अमाल अपनी जगह पर खड़ी थी और उसने वापस अपनी गन तानी और जिस आदमी की बंदूक से ये गोली आई थी उसके सर पर वो गोली दाग चुकी थी और वो ज़मीन पर धराशाही हो गया था। फट से कविशा ने आकर गले लगा लिया था माल को और माल कविशा को लिए झुक गई थी। हल्का सा पेन हुआ माल के कांधे में। उसने अपनी भवों को सिकोड़कर अपने दांतों को पीसा। तुम यहाँ क्या कर रही हो कवि? हाँ, किसने कहा था यहाँ आने के लिए? हमारे ये सब क्या है? ये सब तुम्हें गोली लग गई है। मैं चुप, मैं कुछ, मुझे कुछ नहीं भाईजान, लेकिन तुम अपनी जगह से मत हिलना, चुपचाप से यहीं बैठे रहो। उदय जल्दी। बॉस, ये कहते हुए उदय अपने काम में ज़रा जुट गया था और बिना गैप लिए, बिना इंतज़ार किए वो गोली पर गोली निकाले जा रहा था। उसकी मैगज़ीन ख़त्म हो गई थी। फटाक से उसने भी अपनी मैगज़ीन को रीलोड कर लिया था। कविशा के आ जाने के बाद, अमाल के शोल्डर में गोली लग जाने के बाद जो गोलियां चलाई इन दोनों ने, वो सामने वाले के गिरोह को ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी थी। ख़त्म हो गए थे, सिर्फ दो लोग बचे थे। वो कार के पीछे थे इसलिए बच गए थे, लेकिन वो अभी भी गोलियां चलाए जा रहे थे। बस बहुत हुआ। अमाल ने अपने दांतों को पीसा और उसने अपने आप को स्कॉर्पियो के आगे से खड़ा कर दिया। अमाल, कहाँ जा रही हो तुम? मैंने कहा ना अपनी जगह से मत हिलना। अपनी आंखों में गुस्सा लिए उसने कविशा को अपनी इंडेक्स फिंगर से पॉइंट किया था। जब वो कविशा से बात कर रही थी तभी एक गोली और आई और उसके दूसरे कंधे पे लग गई। ये गोली ज़रा अपना निशाना नीचे की तरफ भेद गई थी और वो बहुत ज़ोर से हिट कर गया अमाल को। अमाल नीचे ज़मीन पर लड़खड़ा गई। फट से कविशा ने उसको पकड़ लिया
और उसने उदय को पुकारा बहुत तेज। उदय उठा और उस दूसरे वाले आदमी को मार दिया। कविशा ने अमाल के हाथ से वो बंदूक थामी और फिर उस आदमी की तरफ तान दी जो खड़ा हो गया था। ये सोच कर कि अमाल गिर गई है, उसने भी तान दी थी कविशा पर अपनी बंदूक, लेकिन कविशा ने पलक झपकते ही इस बंदूक का ट्रिगर दबाया और गोली सीधा उस आदमी के सर पर लगी जाकर। इतना पॉइंट टू पॉइंट निशाना कविशा ने लगा दिया। बस वो धराशाही हो गया। कविशा दौड़कर उसके पास गई और जितनी भी उसकी मैगजीन में गोलियां बची थी उन सबको उसके सीने में उतार दिया था। उदय भी फटाफट कविशा के पीछे आया था और कविशा की आंखों से आंसू निकल निकल कर उसके चेहरे को भिगा चुके थे। उसका दिल बाहर आ गया था। तभी उसे ख्याल आया कि अमाल को गोली लगी है। वो फट से अमाल की तरफ दौड़ी और उसके सर को पकड़कर उसने अपनी गोद में रख लिया। गोलियों के जख्म से खून बहता चला जा रहा था, बहता चला जा रहा था। फट से कविशा ने अपने दुपट्टे को फाड़ा और उस जख्म को कसकर बांधा। उदय, जल्दी करो, गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ बॉस। फट से उदय ने भी बॉस को अपने पकड़ा और कविशा ने भी पकड़ा। फट से कविशा पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई थी और अमाल को उसने अपनी तरफ खींचा था और पुश किया था उदय ने पिछली वाली सीट पर। उदय ने फट से स्टीयरिंग पकड़ी और स्कॉर्पियो को घुमाना चाहा, लेकिन स्कॉर्पियो के टायर्स पर गोली लग चुकी थी जो स्टार्ट हो तो रही थी, लेकिन आगे जाना नामुमकिन था क्योंकि दोनों टायर राइट साइड के जो थे वो क्षतिग्रस्त हो गए थे। क्या हुआ? तुम गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो? कविशा ने कहा। भाभी, गाड़ी नहीं जाएगी आगे, टायर्स। उदय, अगर मेरी अम्मा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। भाभी, मैं कुछ करता हूँ। तभी उसने एक गाड़ी को और देखा जो कविशा की ही थी। कविशा क्या भूल गई थी? भाभी, वो गाड़ी की चाबी वो गाड़ी में ही है, मैं अभी लेकर आता हूँ। उदय ने फट से अपने कदम तेज तेज उस गाड़ी की तरफ दौड़ाए, गाड़ी को स्टार्ट किया और फटाफट स्कॉर्पियो के बगल में लाकर रोक दिया था। फट से दरवाज़ा खोला था दोनों गाड़ी का और फिर अमाल को उठाकर दूसरे वाले गाड़ी में रखा था। और उदय ने जो गाड़ी चलाई थी, क्या कच्ची सड़क, क्या मिट्टी की सड़क, क्या खड़ंजे की सड़क और क्या ही वो पीच की सड़क। गाड़ी सीधा रुकी थी इस गांव के सरहद पर लगे उस बड़े हॉस्पिटल में जहां अमाल ने माँ का इलाज कराया था। वहां अमाल को लोग जानते थे और उदय को भी। फट से वो स्ट्रेचर आया था, स्ट्रेचर पर अमाल को बिठाया था और कविशा अपनी उन खून से रंगे कपड़ों को लेकर अमाल के स्ट्रेचर को आगे की तरफ धकेलते हुए लिटरली भाग रही थी। खून जो था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। खून अमाल के बदन से निकल रहा था, लेकिन जान कविशा की जा रही थी। वो जो दुपट्टा बांधा था वो किस काम का था? वो भी सराबोर हो गया था अमाल के खून से। डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर कहाँ है? एक नर्स को पकड़ लिया था कविशा ने और अपने उन खून से रंगे हाथों से उसकी वाइट कोट को उसने लाल कर दिया था। बोलो ना, डॉक्टर कहाँ है? अब उस तरफ। वो नर्स जरा परेशान हो गई थी, इतना खून। और फिर कविशा उस तरफ दौड़ी थी, जाकर उसने डॉक्टर के कैबिन को बिना वार्निंग के खोल दिया था और जाकर, डॉक्टर प्लीज़ प्लीज़ मेरी अमाल को बचा लो, वरना वरना डॉक्टर चलो, जल्दी चलो। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ा और डॉक्टर को खींचते हुए अमाल के स्ट्रेचर पर ले आई थी। उदय जब तक उन डॉक्टर को ले आया था जो अमाल के जानकार थे। मेरी अमाल को बचा लो, वरना कुछ भी करो, मेरी अमाल को बचा लो। कविशा ने उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया था जिसे वो कैबिन से खींच लाई थी। वो सिर्फ और सिर्फ कविशा को देख रहा था। रिलैक्स डॉक्टर। जिस डॉक्टर को उदय लेकर आया था उसी डॉक्टर ने अपने सीधी हाथ की हथेली से उस डॉक्टर को रिलैक्स हो जाने के लिए कहा था। जब कविशा ने देखा ये डॉक्टर उसे रिलैक्स होने के लिए कह रहा है, आप जल्दी करो ना। अब क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ट्रीट करना शुरू करो। भी भाभी वो अपना काम करेंगे, बॉस को कुछ नहीं होगा, आप रिलैक्स हो जाइए। अमाल की हालत जो थी वो थी, लेकिन कविशा की हालत देखकर उदय डर भी गया था और घबरा भी रहा था। फट से उन डॉक्टर ने द वर्ड वॉइस को बुलाया। ऑपरेशन थिएटर में अमाल के स्ट्रेचर को ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद हो गया।
कविशा दौड़कर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पास गई और उसका दिल जैसे वहीं निकल गया। मेरी मेरी अम्मा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते कान्हा। आप मेरी अम्मा को मुझसे छीन नहीं सकते। उसे वापस लौटा देना मुझे, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। सुना आपने कान्हा? कविशा का दिल तो बाहर आ ही गया था, उसकी सांसें जैसे छोटी पड़ गई थी। उसने ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को अपनी हथेली से टच किया था और अपनी ये बात कही थी। दूर खड़ा उदय सिर्फ कविशा को देखने की हिम्मत कर सकता था, उससे कुछ बोलने की नहीं। तभी उसने अपनी हिम्मत जुटाई और जाकर कविशा के कंधे पर अपना हाथ रखा था। कविशा फ़ौरन से पहले मुड़ी थी और उदय का कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारे रहते कैसे, ये कैसे हुआ? क्यों गए थे तुम लोग वहाँ? क्यों गए थे? अब 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 मेरी अमाल को कुछ हो गया तो नहीं, नहीं वो मुझे नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। एक पल में वो ज़मीन पर हो रही थी, उसका सारा आत्मविश्वास ज़मीन पर हो रहा था, ज़मी दोस्त जिसे कहते हैं। और एक पल में ही वो उस आत्मविश्वास को उठाकर आसमान पर ले जा रही थी। कविशा अपनी सुध बुध से बाहर थी। उदय के अंदर अब एक गिल्ट था। मैंने क्यों बताया भाभी को कि हम यहाँ हैं? अगर आज बॉस को कुछ नहीं, मेरे बॉस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्हें कुछ नहीं होगा। मगर मॉम, रू, भाभी। उदय ने अपनी इस इमोशन को अपनी जो लाइन के तहत ज़रा बांधना चाहा था, रोक देना चाहा था। और कविशा ऑपरेशन थिएटर के पास ही अपना सर टिकाए बैठ गई थी। डॉक्टर जब जल्दी जल्दी अपने ग्लव्स को टाइट करते हुए इस तरफ आए। ये कौन है? इन्हें दूर हटाइए, ये ऑर्डर दिया था नर्सेस से उन डॉक्टर ने जो सर्जन थे। आप एक्सक्यूज़ मी, आप इनके साथ हैं? हाँ, हाँ मैं इनके साथ हूँ, प्लीज़ इन्हें दूर हटाइए, नर्स ने उदय से कहा। उदय ने आकर कविशा के दोनों कंधों को पकड़ा। भाभी प्लीज़ यहाँ से थोड़ा सा। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी कहीं। मेरी अमाल मुझे ढूंढेगी तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी। वो मुझे पुकारेगी तो, और मैंने नहीं सुना तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? अब भाभी कुछ नहीं होगा बॉस को, आप मेरे साथ चलिए। उदय ने ज़ोर लगाया और कविशा को वहाँ से उठाया। थोड़ी ही दूर एक बेंच था, बेंच पर कविशा को बिठा दिया था उसने। उदय की नज़र कविशा के कपड़ों पर गई थी। कितना प्यारा सूट पहना था सुबह पूजा के वक्त। कविशा ने वो पूरा खून से रंग चुका था, और वो किसी और का खून नहीं, अमाल का खून था। क्या होगा और क्या नहीं, ये जानेंगे हम अगले भाग में। जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, एक छोटा सा एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे क्या बच पाएगी अमाल या नहीं। ये तो बात की बात है। इससे पहले मॉम, रू, माँ और प्रिया, जब उन्हें मालूम पड़ेगा तो क्या हाल होगा। देखते हैं, बूझते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने दिल को ज़रा, अरे बाहर तो आ गए ना आप लोग, हाँ, तब तक के लिए अपने दिल को ज़रा खुश रखिए, मुस्कुराइए, मुस्कान दीजिए, दुआ करिए। मैंने कहा ना, दुआ खाली नहीं जाती। तो बस यही कहूँगी, लेकिन आपकी जो डेस्टिनी है वो तो पत्थर की लकीर है। तो चलिए इसी तरह मुस्कुराते रहिए। हाँ हाँ, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब बोल दिया ना मैंने, हो गई फॉर्मेलिटी। ओके, सी यू एट द अदर साइड। और क्या, नमस्कार।